नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बेहद दिलचस्प है, जेंडर और हमारी भाषा के बीच का गहरा संबंध। चलिए बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। हर दिन हम अनगिनत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या ये शब्द सिर्फ बातचीत का जरिया है? असल में ये समाज का आईना है और चुपचाप समाज द्वारा ही गढ़े गए हैं। स्रोत सामग्री में अमेरिका के एक प्रोफेसर के क्लासरूम प्रयोग का जिक्र है जो बहुत ही रोचक है। उन्होंने लड़के और लड़कियों से कहा कि जो शब्द सबसे पहले उनके दिमाग में आए उनकी एक लिस्ट बनाएं। नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। लड़कों ने यात्रा, जोखिम, खेल, व्यापार, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे शब्द चुने, जबकि लड़कियों की लिस्ट में सुंदरता, रंग, सुगंध, मित्रता, भोजन और घरेलू जीवन जैसे शब्द शामिल थे। अब सवाल ये है कि इस प्रयोग से क्या साबित होता है। ये एक बहुत बड़े सच को सामने लाता है। लड़कों का ध्यान बाहरी दुनिया और वैचारिक यानी अमूर्त अवधारणाओं की तरफ ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों का फोकस ठोस, सजावटी और घरेलू चीजों पर था। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भाषा के इस्तेमाल और शब्दों के चुनाव में जेंडर के आधार पर एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन मौजूद है। इस तरह की व्यवहार के पीछे का असली कारण क्या है? इसे समझने के लिए हमें उस अकादमिक ढांचे को देखना होगा जो इस पूरी घटना की व्याख्या करता है। स्रोत सामग्री इस बात को स्पष्ट करने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बीच का अंतर बताती है जो अक्सर भ्रम पैदा करते हैं: सेक्स यानी लिंग और जेंडर। सबसे पहले सेक्स या लिंग की बात करते हैं। अकादमिक दृष्टिकोण से इसे पूरी तरह से एक जैविक और शारीरिक वास्तविकता माना जाता है। ये प्रकृति द्वारा तय किया गया एक ऐसा तथ्य है जो इंसान के जन्म के साथ ही जुड़ जाता है और हमेशा स्थिर रहता है। इसका सीधा संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारी शारीरिक संरचना से है। लेकिन जब बात जेंडर की आती है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। जेंडर कोई शारीरिक चीज नहीं है, इसे एक सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, परिवार और समाज तुरंत उसे एक खास तरीके से प्रशिक्षित करना शुरू कर देते हैं। एक लड़के या लड़की से समाज जिस तरह के व्यवहार, कपड़े या सोच की उम्मीद करता है, वही जेंडर कहलाता है। इस बात को मशहूर विचारक सिमोन द बोववा का एक बहुत ही शानदार वाक्य बड़ी गहराई से समझाता है: स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। जरा सोचिए, जन्म के समय किसी बच्चे का जेंडर नहीं बल्कि उसका जैविक लिंग पूछा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसे खेलने के लिए गुड़िया या कार देकर या फिर खास तरह के रंग वाले कपड़े पहनाकर उसे स्त्री या पुरुष के सांचे में ढाला जाता है। ये जीव विज्ञान नहीं है, ये पूरी तरह से सांस्कृतिक कंडीशनिंग है। चूंकि जेंडर कोई शारीरिक सीमा नहीं है बल्कि सिर्फ एक सामाजिक अवधारणा है, इसलिए समय के साथ इसके नियम भी बदलते रहते हैं। कुछ दशक पहले तक महिलाओं का जीन्स पहनना या पुरुषों का कान में बालियां पहनना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था, लेकिन आज ये बहुत ही सामान्य बात है। पहले महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद थे, पर आज ऐसा नहीं है। जेंडर की ये तरलता खुद ही साबित कर देती है कि इसे प्रकृति ने नहीं बल्कि समाज ने बनाया है। ये सामाजिक अपेक्षाएं काम कैसे करती हैं? ये वर्गीकरण उन सामाजिक विचारधाराओं का पूरा नक्शा पेश करता है जो ये तय करती हैं कि पुरुषों और महिलाओं को कैसा दिखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। समाज की नज़रों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पुरुषों को कठोर, विश्लेषणात्मक और वर्चस्वशाली होना चाहिए, और इसके ठीक उलट महिलाओं से विनीत, कल्पनाशील और सहानुभूतिपूर्ण होने की उम्मीद की जाती है। सदियों से चली आ रही जेंडर की यही विचारधारा है। तो अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। समाज द्वारा थोपे गए ये गहरे लक्षण हमारे रोजमर्रा की बातचीत में कैसे नजर आते हैं। जब समाज ने सोचने और व्यवहार करने के तरीके ही इतने अलग कर दिए हैं, तो यह बहुत स्वाभाविक है कि संवाद के तरीके भी बिल्कुल अलग होंगे। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ऐसा है कि पुरुष और महिलाएं पूरी तरह से अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं? ये सवाल दिमागी उत्सुकता को बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि इसका जवाब सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसका उत्तर है नहीं, लेकिन हाँ। मूल भाषा तो एक ही होती है, लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया हम इंसानों को इस तरह से ढाल देती है कि इस्तेमाल किए जाने वाले मुहावरे, अभिव्यक्तियां और बात करने का लहजा इतना अलग हो जाता है कि यह एक तरह की भाषाई रुकावट जैसा महसूस होने लगता है। भाषाविद ओटो जेस्पर्सन का ये नजरिया इस बात को और साफ करता है।
उनके अनुसार जेंडर को बनाए रखने के लिए शब्दों का चुनाव बहुत गहराई से बटा हुआ है। पुरुष कुछ ऐसे खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें महिलाएं समझती तो हैं पर बोलती नहीं हैं, और ठीक ऐसे ही पुरुष महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी पुरुषत्व का अपमान होगा। चलिए इसे रोजमर्रा के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। एक सामान्य सा काम है दरवाजा बंद करवाना। स्रोतों के मुताबिक आमतौर पर एक पुरुष इसे सीधे और अधिकार के साथ कहेगा, दरवाजा बंद करो। वहीं एक महिला शायद इसी बात को विनम्रता और थोड़े संकोच के साथ कहेगी, कृपया क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? पहला वाक्य पूरा अधिकार दिखाता है, जबकि दूसरा वाक्य विनम्रता और अधिकार की कमी को दर्शाता है। इसे कार्यस्थल के एक बहुत ही जाने पहचाने परिदृश्य से भी समझा जा सकता है। अक्सर दफ्तरों में सुनने को मिलता है, ओ तनु, आपको अपनी बात और दृढ़ता से कहनी चाहिए थी। ये जो मुखरता या कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक रूप से मिले उस पालन पोषण का सीधा नतीजा है जिसमें महिलाओं को अक्सर समझौता करने और विनम्र बने रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि यहाँ यह ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि इन सांस्कृतिक कारणों के साथ साथ कुछ जैविक कारक भी संचार में अपनी भूमिका निभाते हैं। आवाज का भारी या हल्का होना, स्वर विज्ञान और बोलते समय आवाज का उतार चढ़ाव, ये कुछ ऐसे जैविक तत्व हैं जो बातचीत में बुनियादी फर्क पैदा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। भाषा की संरचना ही किस तरह से अंदरूनी पक्षपातों को अपने अंदर छिपाए रखती है और उन्हें बढ़ावा देती है। ये सिर्फ भाषा के इस्तेमाल का तरीका नहीं है, बल्कि भाषा का व्याकरण और उसकी पूरी बनावट भी इसका हिस्सा है। इस संदर्भ में स्रोत सामग्री एक बहुत ही तीखा सवाल उठाती है, क्या अंग्रेजी भाषा अपने मूल स्वरूप में ही स्वाभाविक रूप से पक्षपाती है? ये सवाल हमें रोजमर्रा की बातचीत में छिपे लैंगिक पक्षपात यानी सेक्सिज्म के कुछ बहुत ही विशिष्ट उदाहरणों की ओर ले जाता है। अंग्रेजी भाषा में महिलाओं की मौजूदगी को कमतर आंकने के कई व्यवस्थित तरीके मौजूद हैं। पुरुष नजरिए को एक सार्वभौमिक मानक मानकर ही या मैन का प्रयोग करना, विजर्ड और विच जैसे शब्दों में पूर्वाग्रह रखना, या फिर लेडी डॉक्टर और लेडी लेक्चरर कहकर अनावश्यक रूप से जेंडर को उभारना। यहाँ तक कि चिक या बेब जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी महिलाओं का अवमूल्यन करने के ही तरीके हैं। जब ये कहा जाता है कि एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी या मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ हिज या मैन का इस्तेमाल पूरी मानवता को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये महिलाओं की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये बहुत ही बारीक तरीके से एक पितृसत्तात्मक मानक को दिमाग में बैठा देता है, मानो दुनिया का डिफ़ॉल्ट इंसान एक पुरुष ही हो। और ये बात सिर्फ व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। इब्सन के मशहूर नाटक अ डॉल्स हाउस का उदाहरण लिया जा सकता है। इसमें नोरा का पति उसे प्यार जताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, वे दरअसल उसे कमतर आंकने और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के औजार हैं। मतलब प्यार के नाम पर भी भाषा का इस्तेमाल दबदबा बनाने के लिए किया जा सकता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। स्रोत सामग्री से निकला ये अंतिम और सबसे विचारोत्तेजक सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या भाषा स्वाभाविक रूप से ही प्रभुत्व जमाने वाली प्रकृति की है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है कि हर दिन संवाद के लिए हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वे आखिर कितने निष्पक्ष हैं? आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।